आपका जल्दी से तारुफ करा दें। डीके दुबे जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जाने माने, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरदीप त्रिपाठी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमरदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सबों का पहले बहुत बहुत स्वागत है। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। सीधे डीके दुबे जी, मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं, जहां एक तरफ जो बगावती सुर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से इस्तीफा देते हैं, कुछ उनके समर्थन में हैं तो कुछ उनके समर्थन में नहीं है। इन सब के बीच अखिलेश यादव खड़े हैं। और क्या स्थिति 24 से पहले जो समाजवादी पार्टी की बन रही है, इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, ये कुछ चीज़ों पर हमको बेसिकली ध्यान देना चाहिए। और बेसिक ध्यान ये है कि अखिलेश यादव जिस समाजवाद को लेकर चले हैं, क्या उस समाजवाद की छटा उनमें दिखाई दे रही है? और अगर नहीं दिखाई दे रही है या वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो सब स्वार्थ के कारण जुड़े होंगे। क्योंकि जो तथाकथित समाजवाद वो लेकर चल रहे हैं, उसमें समाजवाद तो कहीं दिखता नहीं है, लेकिन लोग स्वार्थ तो भाई किसी न किसी पार्टी को ही मानकर चलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो भगवान के लिए उल्टा सीधा बोल सकते हैं, जो अपने लिए, अपने पूर्वजों के लिए उल्टा सीधा बोल सकते हैं, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। और जहां तक बचती है बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी आज की तारीख में इस स्थिति में नहीं है कि वो ये भी बता सके कि उनकी दिशा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। ये इसको कहना चाहिए कि जब राष्ट्र नीति से उतरकर कोई राज करने की नीति पर आ जाएगा, सिर्फ उसका उद्देश्य केवल और केवल राज करना है, सुविधा भोगना है, राष्ट्र नीति नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो आपस में एक दूसरे का सर फोड़ कर ही आगे बढ़ते हैं। और वो उनमें दिख रहा है। इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता कि जब एक व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, जिसने उनको पाल पोस कर बड़ा किया हो, जिसने पार्टी को सींचकर बड़ा किया हो, जब उनका सम्मान नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति का सम्मान सिर्फ राजनीतिक स्वार्थों के तहत ही कोई कर सकता है। और राजनीतिक स्वार्थ जैसे ही उससे हटेगा या उसको लगता है कि मेरे राजनीतिक स्वार्थों में कोई समस्या खड़ी होती है, वहीं पर वो उसको छोड़कर चल देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर आप कहेंगे तो उसके पीछे के उनके जो बता रहे हैं, उससे भी बड़े कारण हैं उनके छोड़ने के। लेकिन क्या लगता है, हाल फिलहाल जो हमने देखा कि अखिलेश यादव प्रयोग करते हुए राजनीति में नजर आए, क्या आपको लगता है कि एक एक करके जो दूर उनसे उनके करीबी हो रहे हैं, क्या ये प्रयोगों की वजह से ही है जो लगातार हम देख रहे थे, चाहे वो पीडीए को फॉर्मूले की बात करें या फिर ये बात की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं वो अखिलेश यादव, एक तरह की वो भी सियासत चल रही है एक वर्ग को संदेश देने के लिए, क्या उनके प्रयोग आपको लगता है भारी पड़ रहे हैं? देखिए, मैं जहां तक विज्ञान का छात्र होने के नाते ये कह सकता हूं कि प्रयोग सिर्फ वो कर सकता है जिसको उपयोग मालूम हो। जिसको उपयोग नहीं मालूम, जिसको सिद्धांत नहीं मालूम, जिसको मूल नहीं मालूम, वो प्रयोग क्या करेगा? वो तो अथातो घुमक्कड़ की तरह घूमता रहेगा। अब उसको लगता है कि यहां पर कुछ मिल सकता है तो वहां चिपक गए, उसको लगता है यहां पर मिल सकता है, इनसे मिल सकता है, उनसे मिल सकता है, उनको लेकर वो चल रहे हैं। इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं, वो प्रयोग करने की स्थिति में ही नहीं है। वो तो भटके हुए हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। जब आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को यह मानकर चल रहे थे कि वो शाक्यों के अकेले नेता हैं देश में। सत्य तो ये इससे बहुत दूर है। और जब वो समाजवादी पार्टी के साथ चले तो उनको लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर देंगे, वो भी फॉर्मूला फेल हो गया। इसके बाद अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी के साथ रहते हैं तो फिर पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछे बगैर शाक्यों का टिकट करेगी, तो आप समझ लीजिए स्वार्थ के कारण वो जुड़े हैं और अपने आप को शाक्यों का नेता एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको मिलने वाला नहीं है। इसलिए दोनों के बीच में द्वंद्व होना स्वाभाविक है। फर्रुखाबाद में एक टिकट डिक्लेयर हुआ है और समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर ही टिकट घोषित किए। उसमें एक शाक्य टिकट हुआ है फर्रुखाबाद से, और जिनका टिकट घोषित हुआ है उनका और स्वामी प्रसाद मौर्य की 36 का आंकड़ा है। मतलब 36 भी अगर कहो तो 72 का आंकड़ा है।
अब आप अगर स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछे बगैर या उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर टिकट घोषित कर देंगे, क्योंकि आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप तो मुखिया हैं, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को यह समझ में आ गया कि मेरी हैसियत इस पार्टी में क्या है। आपको लगता है ये इस्तीफे की वजह या कुछ और? नहीं सर, वो तो इतना बड़ा प्रकरण है। फर्रुखाबाद का टिकट होने का मैं आपको उसका थोड़ा हिंट दे दूं। फर्रुखाबाद में जिनका टिकट किया गया है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद हैं और डिवोर्स हो चुका है, आमने सामने फ्रंट पर हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे आप सोचिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया तो स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव होते हुए उनकी हैसियत क्या है? और जब उनकी कोई हैसियत नहीं है तो एक झटका देकर अपनी हैसियत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर उनको वाकई में जाना होता तो ये कहते कि मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं और ये मैं नई पार्टी खड़ी कर देता हूं, साक्ष्यों के आधार पर चलेंगे। चलिए ठीक है, गठबंधन की मौजूदा स्थिति को लेकर को देखते हैं। सवाल ये है कि गठबंधन है कहां? आप किसी एक राज्य में बताइए जहां पर आपको लगता है गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, आप बंगाल में देख लीजिए, आप कौन से राज्य किस फॉर्मूले के आधार पर गठबंधन की बात कर रहे हैं? अभी विधानसभा के चुनाव हुए तब क्या हुआ? समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस। इसलिए ये जब गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन करते घूम रहे हैं वॉशिंग मशीन लेकर के, ये आपके गठबंधन की नीतियां है क्या? भाई आपकी राजनीति की थोड़ी तमीज सीख लेनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कुछ तो भाई सुन लो, उसके बाद बोलना। तुम बहुत तमीजदार हो क्या? तमीज तुम सिखाओगे क्या? अरे व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं मोहित जी मैं आऊंगा भाई। डिबेट अरे बात कर तो सुन लीजिए, डिबेट फिर मैं जवाब आप दे देना यार। डिबेट कर रहे हैं, देश चला पाए वो। आप देख लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। ये अगर इस स्थिति में रहेंगे तो कौन इनको वोट करेगा और कैसे गठबंधन चलेगा जब इस तरह की बातें करेंगे? सबको आपने ये बदसलूकी करी है हर आदमी के साथ। भाई बोल लेने तो तब बोलना, तुम्हारे चांस मिलेगा आपको, खूब बोलना मर्जी से जितना ये बताएं, लेकिन हमको अपनी बात तो कह लेने दो। बोलेंगे आप तमीज सिखाएंगे। अरे मोहित जी मैं आऊंगा आपके पास लेने के लिए, कहा इतना तो सिखाइए। अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो भाई बताना तो पड़ेगा तुमको कि पढ़ लो। अब चैनल पर किसी पे बैठकर बात कर रहे हो, हजारों लोग सुन रहे हैं, तो कम से कम इतना तो बताना पड़ेगा कि कुछ तमीज सीख लेनी चाहिए, कुछ शिष्टाचार सीख लेनी चाहिए। भारत में जन्म लिया है, भारत शिष्टाचार का देश है, शिष्टाचार सीख लो भाई, फिर उसके बाद वार्ता करना। और अगर शिष्टाचार नहीं है तो क्यों डिबेटों में बैठते हो? मोहल्ले में जाकर बैठो, वहां चर्चा करो, खूब चाय की दुकान पर चर्चा करो, जाकर कचहरी में चर्चा करो। क्यों यार चैनलों पर बैठे हो? अगर आप बैठे हो तो एक सार्थक बहस होने दो, सार्थकता सामने आने दो, आपको अवसर मिलेगा, आप बोलिए, जितना मर्जी हो उतना बोलिए। किसने मना? हाँ ठीक है, अपनी बात को पूरा भाई। इनका या तो ऑडियो डाउन करिए या फिर हमसे मैं मौका दूंगा, प्लीज मैं मौका दूंगा। ऐसे इस तरह से डिबेट प्लीज मत करिए। मैं आऊंगा आपके पास, मौका दूंगा आपको, अपनी बात रखने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा एक बात सबकी आनी चाहिए। ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, ठीक है गठबंधन आपका होगा, लेकिन वो चरितार्थ कैसे होगा ये तो दिख ही नहीं रहा। नीतीश कुमार आपने अभी देख लिए, ममता बनर्जी आप देख रहे हैं, केजरीवाल को आप देख रहे हैं कि केजरीवाल किस स्थिति में जा रहे हैं। आप हमें बताओ देश के कौन से राज्य में गठबंधन करके चुनाव लड़ेगा? अगर ऐसा अभी नहीं दिख रहा है तो भाई मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए गठबंधन को, और गठबंधन को बैठकर फॉर्मूला तय करना चाहिए, ताकि हमें अवसर ना मिले किसी राजनीतिक विश्लेषक को यह कहने का कि भैया गठबंधन दिखा तो दो, कहां बैठे हो। दूसरी बात यह आती है कि भारत विविधताओं का देश है, इसमें कोई शक नहीं है। विविधता के देश में आपको लोगों का सहयोग दिखना चाहिए, आप लोगों के साथ दिखने चाहिए, आप राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर एनालिटिकल बहस करने के योग्य दिखना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को गाली देने के अलावा कुछ नहीं आता तो फिर आप बताओ, जनता ये मानकर चलती है कि पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में एक दूसरे को ये बोलेंगे, लेकिन नीति आपको बतानी पड़ेगी, उसका ब्लूप्रिंट आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा पहले जब आपने शासन किया है तो उस शासन से आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या गलतियां की। जो आज पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है वो जब बता रही है कि हम 10 साल का ब्लूप्रिंट आपका दे रहे हैं और 10 साल का अपना काम दिखा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप
पिछले 60 साल 70 साल क्या करते आए और इन्होंने 10 वर्ष में क्या गलत किया, आप बताइए, निकाल कर लाइए, देश को बताइए कि भाई इकोनॉमी 11वें नंबर से 5वें नंबर पर क्यों आ गई, गलत बोल रहे हैं क्या? आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर देश में जो काम हो रहा है वो गलत है क्या, उसमें कहीं से झूठ सच है क्या? रेलवे पर काम हो रहा वो झूठ सच है क्या? एयरपोर्ट पर काम हो रहा वो झूठ सच है क्या? क्या जो खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था चल रही है वो गलत है क्या? किसी प्रकार से जिस प्रकार वो बीमा, हेल्थ बीमा चल रहा है वो गलत है क्या? अस्पतालों में जो काम चल रहा है वो गलत है क्या? एजुकेशन में काम चल रहा है गलत, भाई उसमें निकाल के लाओ नीतियों पर, क्योंकि जनता तो नीतियां जानती है। आप जब कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल आदमी वो गलत है, तो वो गलत है, उसका कारण क्या है ये भी बताना पड़ेगा। एक सवाल मैं आपको रोक के कहना चाहूंगा, हम लोग पिछले चर्चा कुछ दिनों पहले कर रहे हैं तो एक बात आदेश शुक्ला जी ने की थी, उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य, हम लोगों ने शायद डिबेट में पहले जिक्र किया था कि इस्तीफा वो दे सकते। क्या आपको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य एक नया वोट बैंक खड़ा कर रहे हैं, एक अलग पार्टी बना सकते हैं, कुछ नेताओं को अपने साथ जोड़कर, आपको लगता है ऐसा भविष्य में हो सकता है? हमें लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे वो सारे कर चुके हैं। अब तो नेगोशिएट करना है उनको इस आधार पर कि भाई हमारी जो शक्ति है उसको स्वीकार कर लो। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी शक्ति तो तब स्वीकार करेगी जब आपके पास शक्ति दिखेगी, जब आपके पास शक्ति होगी, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड पर जाकर उसके कार्यकर्ता हैं, उसके पास एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर रिप्लाई देता है ना कि आपकी स्थिति क्या है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति समाजवादी पार्टी को भी दिखनी चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी सीटें जिताकर भी लानी चाहिए थी, क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग गए थे और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे तो क्या समाजवादी पार्टी को उसका लाभ हुआ था या फिर केवल ऊधम मचा था? तो इन पर सब पर व्याख्या जब तक नहीं होगी, जब तक इसकी एनालिसिस नहीं होगी, तब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको बहुत ऊंचा दर्जा कैसे देगी? ऊंचा दर्जा लेने के लिए काम करना पड़ेगा। और अभी मुझे लगता है कि जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने और अपने समर्थकों की सीटें हारे थे पिछली बार, वो भी तो एक फैक्टर होगा। तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये बंदर घुड़की, मान लीजिए कि वो बंदर की तरह घुड़की देकर सामने वाले को डराना चाहते हैं। अखिलेश यादव कितना डर जाएंगे ये भी सवाल है। ठीक, मोहम्मद साहब आदेश जी के पास देखिए सवाल यहाँ पर ये है, सवाल ये है कि जो हमने कहा कि आज की सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये क्लेम कर रही है कि भाई हमने ये किया, वो अपना डेटा दे रहे हैं, 10 साल का अपना वो बता रहे हैं। क्या एक भी बात पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बताया कि वो गलत बता रहे हैं? क्या उन्होंने बताया कि ये डेटा गलत है? क्या उन्होंने बताया कि सड़कें नहीं बन रही हैं? क्या उन्होंने बताया कि फसल बीमा नहीं मिल रहा है? क्या उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य बीमा नहीं मिल रहा है? अरे भाई, डिबेट का जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, भाई वो अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं, मैं उनका पक्ष या विपक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो अपना दूरी क्या समाजवादी पार्टी को भारी पड़ रही है? देखिए, ये तो जब किसी उद्देश्य के तहत आप राष्ट्र नीति छोड़कर राजनीति करने की कोशिश करेंगे कि हम राज्य करें केवल राज्य पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे ही सत्ता से हटेंगे तो वो वैभव बुलाएगा वापस। किसी के लिए भी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके लिए कुछ समय तो क्षणभंगुरता रहेगी ना। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ और हानि तो होते ही है, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता से बाहर भी हो जाती है और आत्ममंथन करे कि हमने क्या गलतियां की और उन गलतियों का हम सुधार करेंगे, और आज जो सत्ता में है उनका जो वो डिक्लेरेशन कर रहे हैं, उन डिक्लेरेशंस में से कुछ कमियां ढूंढकर निकालें और बताएं देश को कि ये क्या गलत और क्या सही कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता हमारे देश की ऐसी है कि वो सबको स्वीकार करती है। लेकिन अगर आप केवल पॉलिटिकल पार्टी को गालियां देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, किसी भी नेता के लिए बोलेंगे, लेकिन उसके पीछे का जो उसके पास धन है, उस धन को खोल कर नहीं रखेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। आप कह दो कि ये झूठ बोल रहे हैं केवल, तो झूठ बोलने के बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा सत्य क्या है। और सत्य अगर आपके पास नहीं है, डेटा बेस्ड, केवल आप पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, तो फिर जनता बहुत समझदार है, उसको समझ में आता है कि आप केवल राजनीति करने के लिए ये बातें कर रहे हैं, ना कि आप राष्ट्र नीति करने के लिए या समाज में काम करने के लिए।
इसलिए मुझे लगता है कि सभी को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उसका काम होना चाहिए कि वो जनता के लिए क्या उसके पास ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट के लिए उसके पास फंड की क्या व्यवस्था है और आज की जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों में क्या सही और क्या गलत है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो केवल चिल्लाते रह जाएंगे, जनता वोट नहीं करने वाली। ठीक है, बड़ी बात की। आदेश शुक्ला जी बोले। अभी तक की जो